उत्तर प्रदेश के बड़े मुद्दे के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नोएडा के जेवर में भारत समेत पूरे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की नींव रखी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री पहुंचे और यहां पर पहले एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद उनका स्वागत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी दनादन उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव छोटे दलों को साथ लेकर प्रदेश में जातिगत समीकरणों को साधने में लगे हैं, तो बीजेपी अपने विकास कार्यों के जरिए प्रदेश की जनता के बीच चुनावी ताल ठोक रही है। इसी पर होगी आज चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव कपासिया जो मेरे साथ इस डिबेट को आगे लेकर जाएंगे, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं। कंचन द्विवेदी बीजेपी प्रवक्ता से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ गई हैं और आलोक कुमार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, राजेश तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। संजीव, ओवर टू यू। धन्यवाद भविष्य। सबसे पहले तो ये बता दें उत्तर प्रदेश के जेवर में दुनिया का बड़ा एयरपोर्ट का जो शिलान्यास आज किया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो 2022 की चुनावी राजनीति है उसको बदलने का काम करेगा। सबसे पहला सवाल हम समाजवादी पार्टी से ही लेते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने आलोक वहां पर कहा कि पहली जो सरकारें थी, यानी आपकी सरकार का नाम लिए बगैर कहा कि आपकी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के निर्माण को रोकने के लिए चिट्ठी लिखी थी और आज डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को वो हक दे रही है जिसका उत्तर प्रदेश हकदार था। संजीव जी, ये सबसे पहले तो नेक नियत को हम लोग जान लेते हैं कि चुनाव के 2-3 महीने पहले ये शिलान्यास का कार्यक्रम क्यों होता है। और दूसरी बात जो आपका मूल प्रश्न है कि समाजवादी पार्टी ने जेवर एयरपोर्ट को रोकने का जो चिट्ठी लिखी थी, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वो चिट्ठी भी सार्वजनिक करनी चाहिए और वो भी चिट्ठी सार्वजनिक करनी चाहिए थी कि किस सरकार ने जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए कहा था और आपसे अनुमति मांगी थी और आपने लगातार अनुमति नहीं दी थी। ये सारी चीजें जो मिथ्या लोगों को बरगलाने का जो प्रयास 3 महीने पहले किया जा रहा है, संजीव जी, वास्तविकता में मूल रूप से ये कहा जाए ये विकास की नहीं शिलान्यास करने वाली सरकार है। आप देखेंगे कि अभी 2-3 महीने पहले बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया गया, जबकि पहले से जो मेडिकल कॉलेज है वहां ना पैरामेडिकल स्टाफ है, ना वहां पर डॉक्टर है, ना वहां पैथोलॉजी की व्यवस्था है, ना ही चिकित्सा के कोई उपकरण। लेकिन आलोक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, वो जनता को समर्पित किया गया है। इसके अलावा बुंदेलखंड, जहां आपकी सरकारें या पूर्ववर्ती सरकारें पानी नहीं दे पाती थी, वहां हर घर को नल से जल की योजना पर इतनी तेजी से काम हुआ है कि वहां पर पानी का जो संकट होता था वो टल गया है, उसको खत्म किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे और तमाम जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में तमाम जो उद्योगपति उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं, माहौल बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। इस बात को तो मानेंगे आप? जी संजीव जी, आपके 2 मूल प्रश्न हैं और आप धैर्य से सही से ईमानदारी से सुन लीजिएगा और आपकी चेहरे की मुस्कुराहट की ललाट मुझे ये उत्तर भी दे देगी कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ। एक बात ये हुई कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने लेन बना, एक बात। दूसरी बात, क्या वहां पर रोजगार के लिए कोई मंडियों का वहां पर निर्माण किया गया है जिससे वहां पर आसपास बसे हुए किसानों को उस एक्सप्रेस वे से कोई लाभ हो सके। दूसरी, अभी आपने बात की बुंदेलखंड में जल नल पहुंचाने की योजना। संजीव जी, आपसे ज्यादा हकीकत जमीनी कोई नहीं जानता होगा। महोबा की आप हकीकत मालूम करिएगा। महोबा में लोग गांव के गांव खाली हो गए हैं और वो गांव के गांव इसलिए खाली हो गए हैं कि वहां पर जो आवारा अन्ना पशु है, लोगों के पूरा फसल चाट जाते थे। मैं मानता हूं कि जल जरूरी है, लेकिन जल से ज्यादा क्या जरूरी था इस पे ध्यान नहीं दिया गया है। मैं मानता हूं कि जो एयरपोर्ट है इससे विकास को उड़ाने मिलेगी, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की सड़कों में गड्ढे बने हैं? आप नहीं मानेंगे। राजेश जी के पास चलते हैं। ठीक है आलोक जी, राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस भूमि पूजन के दौरान कहा कि ये सदी 21वीं सदी है और देश के उदय की सदी है। अब तक जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा सरकारों ने देश पर राज किया, उन लोगों के पास विकास का विजन नहीं था। देश और प्रदेश को जो मिलना चाहिए वो नहीं दे पाई पूर्ववर्ती सरकारें। क्या आप मानते हैं कि 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी और जैसा वो कह रहे हैं विकास की सदी है? देखिए संजीव भाई, 2 चीजें बड़ी मैं क्लियर करा देना चाहता हूँ। जैसे हमारे साथी प्रवक्ता ने भी कहा, मैं
पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करता हूं। मैं सुल्तानपुर से ही आता हूं, मेरा गृह जनपद सुल्तानपुर है और एक्सप्रेस वे हमारे जनपद से होके जा रहा है। वहां की जो स्थिति है, 150 गांवों को क्रॉस करते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस गया है और जितनी सर्विस रोड थी उनकी इतनी दुर्गति हुई है कि वहां आप सीधे पैर नहीं रह सकते। एक बात जानिए, मैं मानता हूं कि विकास के रोल मॉडल के लिए सड़कों का बनना, उद्योग का बनना, उद्योग धंधे लगना, फैक्ट्रियां लगना जरूरी होता है। प्रधानमंत्री का ये आरोप कि भाजपा 21वीं सदी में लेके जा रही है, मैं तो इसका जोरदार खंडन करता हूं और भाजपा को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने भारत में ऐसा माहौल बना दिया है, ऐसा माहौल देश में पहली बार बना है कि जो हमारी देश की ताकत थी, अनेकता में एकता, विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग आपस में रहते थे, जो हमारे देश की मजबूती थी, उसको इन्होंने वोट के चक्कर में बर्बाद करके रख दिया है। भूमि पूजन करें, शिलान्यास करें। वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आपकी सरकार पर, आपकी पार्टी पर पोलराइज करने का आरोप लगाते रहे। वो तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस थीम पर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये कहना है उनका। तो देश के लोकतंत्र में संजीव भाई, भविष्य भाई, संजीव भाई, आज तक ऐसी कोई पार्टी और प्रधानमंत्री जैसे मर्यादित पद पर रहकर इतना ज्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री आज तक नहीं। सैकड़ों रिकॉर्ड हैं। कभी कहते हैं गुरु नानक और वो बाबा गोरखनाथ एक साथ पढ़े थे, कभी ये अंतरिक्ष में रडार छुपा के वार करते कि मैं, वो कहते हैं वैज्ञानिकों ने पूछा कि सर कोहरा है, कैसे सर्जिकल स्ट्राइक करें? मैंने कहा इसका फायदा उठाइए आप। तो इतने मर्यादित पर रह के इतनी बड़ी झूठ। बाकी जो देश की नींव है वो कांग्रेस ने रखी है। आज जो ये सी प्लेन उड़ा रहे हैं, मंगल यात्रा के लिए हमारे यान जा रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फीते काट रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है, हमारे नेताओं की। ठीक है, और ये जो नोएडा, राजेश जी मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूं। ठीक है संजीव, ठीक है संजीव, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गई हैं, सवाल तो कंचन द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आएंगे हम वापस। जहां ये जेवर का उद्घाटन करने गए हैं, उस नोएडा एनसीआर की स्थापना ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नारायण दत्त। ठीक है सर, मैं लौटेंगे आपके पास। दूरदर्शी थे, ये नोएडा एनसीआर की स्थापना ही कांग्रेस के शासनकाल में हुई है। तो प्रधानमंत्री के झूठी वाई लेने का श्रेय उनको जाता है। झूठ बोलते हैं, बरगलाते हैं, पत्थर ही लगाएंगे और सड़क बनाइए, लेकिन लोगों को सड़कों पे न ला दीजिए। प्रधानमंत्री जी इसका ख्याल रखिए। ठीक है, वापस लौट रहे हैं राजेश जी आपके पास। हमारे साथ कंचन द्विवेदी प्रवक्ता बीजेपी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। कंचन जी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास तो कर दिया। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम तो चिट्ठी लिखते रह गए, लेकिन परमिशन केंद्र ने नहीं दी। और उधर राजेश जी कह रहे हैं कांग्रेस से कि भाई ये तो पूरी जो देश की नींव है ये कांग्रेस ने रखी है, आप तो बस चुनाव देखकर फीता काटने में लगे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि विश्व में चौथे नंबर का और एशिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, आज माननीय मोदी जी के द्वारा और योगी जी के प्रयासों के द्वारा बना हुआ है। इसलिए पहले तो मैं उत्तर प्रदेश को बधाई दूंगी कि इतनी बड़ी योजना हमें हमारे उत्तर प्रदेश को मिली है। तो इसमें खुशी होनी चाहिए, हमारे विरोधी पार्टियों को भी खुश होना चाहिए कि कुछ ना कुछ यूपी में हो रहा है, हर समय होता चला जा रहा है। और सीटे की बात करूं तो ये आज की स्थिति और आज की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब से आदरणीय योगी जी और जब से आदरणीय मोदी जी हमारे उत्तर प्रदेश और देश में आए हैं, तब से केवल और केवल हर पल काम चल रहा है। एक भी मिनट के लिए वो रुके नहीं है। ना तो उनकी ये वाली नीति है कि वो परिवार के लिए काम कर रहे हो, ना उनकी ये नीति है कि किसी मुस्लिम के लिए, किसी प्रकार की किसी निम्न जाति के लिए या किसी वर्ग के लिए काम कर रहे हो। वो हर क्षण हर एक लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने बोला, मैं कंचन जी एक मेरा छोटा सा सवाल है। प्यार से मीठे शब्दों में बोल रहे थे ना कि आदरणीय मोदी जी झूठ बोलते हैं, तो जरा मुझे बताइए कि आप लोग क्या करते हैं? आपको मालूम है आपकी सरकार में क्या हुआ? मैं सपा से जो भी हैं मैं उनको कोट करूंगी कि आप रोडों की बात कर रहे हैं, आप किसानों की बात कर रहे हैं। आपको तो किसानों और रोडों की बात ही नहीं करनी चाहिए, आपको तो सिर्फ गुंडागर्दी की बात करनी चाहिए। आपको तो ऑनली जेल में जो लखीमपुर में आपके गृह राज्य मंत्री के बेटे किसानों को गाड़ी से कुचल के मार रहे हैं। कंचन जी सवाल आने दीजिए। कंचन जी, क्या प्रधानमंत्री मोदी की इस बात से सहमत है? अरे भाई ठीक है कंचन जी, सुन लीजिए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर संजय हमारे साथ जुड़े हैं, वो आपसे सवाल कर रहे हैं। राजेश जी सवाल आने दीजिए। मिला तो पहले जाकर के
एयरपोर्ट बन गया तो एयरपोर्ट में हमने कंचन जी, बनाया आप है, नॉन इसके स्टॉप बारे में बोलेंगी तो ऐसे कैसे डिबेट आगे बढ़ेगी? कंचन जी, सवाल लीजिए, जी। क्या प्रधानमंत्री मोदी की इस बात से इत्तेफाक रखती है कि उनका कहना है 2014 से पहले देश में विकास का विजन नहीं था? कांग्रेस की और कांग्रेस के अलावा जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, उन्होंने देश का विकास नहीं किया। देश का विकास 2014 के बाद शुरू हुआ। इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं आप? संजीव जी, अगर आप देखें तो अगर ये सब पहले हुआ होता तो अभी आदरणीय मोदी जी को नहीं करना होता। मैं कांग्रेस की बात करूं तो पहले की सरकारों में ये क्या करते रहे, अभी हमारी सरकार में आकर के बल्ब बांटने पड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश को, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को। क्या किया इन्होंने विकास? इनसे पूछिए क्यों अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी को बांटने पड़ रहे हैं बल्ब? क्यों अभी तक किसी भी बहुत सारे एरिया ऐसे थे जहां पर बिजली ही नहीं गई थी, जहां पर अब जाकर के बिजलियों का योगदान हो रहा है, जहां पर पानी ही नहीं जाता था। इंदिरा गांधी के जमाने से क्यों अभी तक ये सारे काम 14,000 गांव में बिजली पहुंचाई है। क्या 14,000 गांव में वो भी नाम बदल के राजेश जी, एक मिनट राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजना ने पूर्व में लाइट पहुंचाई है। कैसे बात कर रही हैं आप? ठीक है राजेश जी, मेरा कंचन जी, नाम बदल के कंचन जी, आपका किरदार नहीं बदल जाएगा। आप शहरों का नाम बदल दीजिए, आप हमारी परियोजनाओं का नाम बदल दीजिए, आप हमारी परियोजनाओं का श्रेय लीजिए, पूरा कर दीजिए। जनता सब जानती है कंचन जी। अरे सवाल हमें पूछने दो राजेश जी। कंचन जी, क्या आप बता पाएंगी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लगभग 4.5 साल हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार ने कितने यूनिट बिजली का उत्पादन बढ़ाया है सपा सरकार से? क्या आपके पास इस तरीके का कोई आंकड़ा है? अरे यूनिट तो छोड़िए, सपा सरकार में और कांग्रेस सरकार में, बसपा सरकार में कितनी बिजली आती थी? आप ये तो बताइए, कितनी बिजली आती थी? केवल 4 घंटे भी बिजली रंगने में आती थी, और आपकी टाइम में देखें तो पूरा 24 से 20 घंटे बिजली दी जा रही है। बहुत ज्यादा खींच के जहाँ बड़े बड़े शहर थे ना, मुश्किल से वहां पर बिजली दी जा रही थी, और अब गाँव में भी 20 घंटे से 21 घंटे बिजली दी जा रही है। तो आप बात ही ना करो कि बिजली का बिल और बिजली यूनिट ये सब छोड़ दीजिए, जब बिजली आएगी ही नहीं उत्तर प्रदेश में देश से सबसे ज्यादा बिजली की दर मिली है पूरे देश की बात। बेहतर होता आप ये बताते कि उत्पादन कितना बढ़ाया गया। आलोक जी, कंचन जी का साफ तौर पर कहना यह है कि आपकी सरकारों की मंशा प्रदेश का विकास करने की नहीं थी, और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास करा रही है, नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में लगे हैं, तब आपको साथ देना चाहिए, विपक्ष की भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए। बिल्कुल संजीव जी, मैं आपके प्रश्न का बस 10 सेकंड बाद आंसर दे रहा हूं। उससे पहले कंचन जी का मैं आंसर दे दूं। कंचन जी कह रही थी कि उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत खुश होना चाहिए कि इतने अच्छे शिलान्यास चल रहे हैं। कंचन जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे एक निवेदन करता हूं कि इस डिबेट में ये वादा भी करके जाइए कि नरेंद्र मोदी जी इसको बेचेंगे तो नहीं, कहेंगे अपने दोस्तों को उपहार में देने के लिए बनाने का तो प्लान नहीं है, इस पे वादा करके जाइए। संजीव जी, दूसरा आपने वापस लौटेंगे कंचन जी, सुन लीजिए। सकारात्मक सोच रखना। कंचन जी आपके पास लौटेंगे, उनकी बात पूरी होने दीजिए। जी संजू जी, मुख्य वादा आदरणीय मोदी जी ने ये किया था उत्तर प्रदेश में कि 70 लाख रोजगार देंगे, किसानों की आय हम डबल कर देंगे, और बेटियों की सुरक्षा हम करेंगे। बेटी हाथरस में पेट्रोल डाल के जला दी जा रही है। 70 लाख में 7 लाख रोजगार आप नहीं दे पाए। संजीव जी, जमीनी हकीकत आप मालूम करा लीजिए, धान की खरीद एमएसपी पे कहीं नहीं हो रही है। प्राइवेट कांटेदार 1200-1300 रुपए दे रहे हैं, और जहां मोदी जी लेकिन एमएसपी के लिए कमेटी बन चुकी है। लेकिन आलोक जी एमएसपी के लिए कमेटी बना दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हम राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आज प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा फोकस इस बात पे था। हाँ कंचन जी, आपके पास लौटेंगे, पहले राजेश जी से एक सवाल हो जाए। राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कहना यह है कि उनकी सरकार में प्रोजेक्ट लटकते नहीं है, अटकते नहीं है, भटकते नहीं है, पूरे होते हैं, जबकि आपकी सरकारों में प्रोजेक्ट इसी तरीके से लटक जाते थे, भटक जाते थे, अटक जाते थे। देखिए संजीव जी, ये भटके हुए लोग भटकने की ही बात करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी अपने मूल विजन से भटक गई है। जिन वादों पे आए थे उस वादों से भटक गए हैं। बड़ी अच्छी बात आलोक भाई ने कही, मैंने कुछ देर पहले मैंने बात कही थी। हमें इस बात का, लोग कहते हैं कि आप क्यों नहीं विश्वास करें, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। मैंने कहा यार, हमें इसीलिए नहीं विश्वास हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो जो वादे किए उसके जस्ट अपोजिट उन्होंने काम किया। आज जेवर का उद्घाटन हुआ। मैं तो सलाह देना चाहता हूँ कंचन जी से,
अगर आपकी प्रधानमंत्री जी से उनकी मंडली से बात होती हो तो आप उनको सलाह देती पहले कल कि आज ही अडानी जी को लेके आ जाते, क्योंकि हम सबको पता है टैक्स हमारा, पैसा हमारा, एयरपोर्ट बना देश की जनता के टैक्स पैसे से। 2 दिन बाद अडानी जी को बुलाया जाएगा, चाबी देंगे, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। ये झोला उठा के चलने वाले लोग अगर कॉन्सेप्ट और सिद्धांत की बात करते हैं, जहां तक बात है कांग्रेस सरकार की विजन की, देश की आजादी के बाद, आलोक संजीव जी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन राजेश जी, आपकी पार्टी, संजीव भाई लेट मी फिनिश, संजीव जी 2 मिनट कंटिन्यू। देश की आजादी के बाद देश में खाद्यान्न की स्थिति खराब थी, हम आयात करते थे, आज हम निर्यात कर रहे हैं। ये कांग्रेस की दूरदर्शी योजनाओं का परिणाम है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, इंदिरा गांधी हरित क्रांति लेके आई, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी ने ग्राम पंचायतों को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। यूपीए 2 हमारा भूमि अधिग्रहण बिल आया, राहुल जी ने उसकी लड़ाई लड़ी। और कंचन जी कह रहे हैं किसानों की बात कैसे करते, लखीमपुर में, ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनिए संजीव जी, सवाल लीजिए, आप ही से सवाल है। राजेश जी, आपकी पार्टी विजनरी पार्टी है, आपकी पार्टी की सोच दूरदर्शी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपकी जो सियासी स्थिति है उसका जिम्मेदार कौन है? आपके 7 विधायक उत्तर प्रदेश में थे और रायबरेली से विधायक आपकी भारतीय जनता पार्टी में चली गई। आखिरकार इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? और क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में उत्तर प्रदेश में सुधार होने की कोई गुंजाइश है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति आज के डेट में जितने भाजपा के बौखलाहट के ही कारण है। जब से हमारी नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में इतना हस्तक्षेप किया है, चाहे वो सोनभद्र का मामला हो, चाहे लखीमपुर का मामला हो, आपने देखा वहां हाथरस कांड में कैसे हमारी नेता उनकी न्याय दिलाने के लिए जा रही थी, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कैसे उनके साथ व्यवहार किया। लखीमपुर की घटना पूरे कंचन जी, लेट मी, मेरी बात सुनिए, उसके बाद बात करिए आप। लेकिन ये तो कहते हैं घटनाओं की नेता है प्रियंका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, प्रियंका गांधी घटनाओं की नेता होती है, घटनाएं होती है तो प्रियंका जी आ जाती हैं। प्रियंका गांधी घटनाओं की नेता नहीं, प्रियंका गांधी जनता की नेता है। अगर किसी के साथ कोई घटना होती है, उसका हिंसा का शिकार होता है, लोग मरते हैं, तो इस लोकतंत्र में आंसू पूछना कोई गुनाह नहीं है। सोनभद्र हमारी नेता जा रहे थे चुनार के किले में, उनको किले पर नजरबंद कर दिया गया। और बिग बात जिस दिन कंचन जी मेरी बात सुनिए, कंचन सुनिए, आप बोल लीजिएगा। लखनऊ में जब लखीमपुर की घटना हुई, प्रधानमंत्री जी लखनऊ में अमृत महोत्सव मना रहे थे। ये लोग यशस्वी कहते हैं, यश आप किस चीज का ले रहे हैं? आपके खून, किस 600 किसानों के खून से रंगे हैं आपके हाथ। आपने जो किसान बिल वापस लिया है, कोई बड़ा उदार हृदय करके नहीं लिया। आप जब हिमाचल में हारे तो योगी जी गए होंगे, प्रधानमंत्री जी बहुत दुर्गति होने वाली है, तो हिमाचल के उपचुनाव ने आपको बिल वापस लेने पे मजबूर किया है। आप यशस्वी करते हैं, यश लीजिए आप हाथरस की बेटी को रात में जलाने का, ठीक है, यश लीजिए आप लखीमपुर में किसानों को कुचल के मारने का, यश लीजिए आप उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक हिंसा हो रही है, लोगों का एनकाउंटर हो रहा है। योगी जी एक बात जान लीजिए संजीव भाई, मठ चलाना और प्रदेश चलाना बहुत अंतर होता है। योगी जी आज तक अपने मठ से नहीं निकल पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की धरती बहुत उर्वरा वाली धरती है, यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान सब जान रहे हैं। आज देखिएगा आप आने वाले चुनाव में श्रीमती प्रियंका गांधी के नेतृत्व में इनका जो नकाब है, धर्मांत का नकाब है, जिन्होंने धर्म के नाम पे राजनीति करना कांग्रेस को कभी नहीं आया। कांग्रेस ने जन सेवा की है, सत्ता से ज्यादा सेवा हमारे लिए सर्वोपरि है, हरदम वही रहेगी। ठीक है कंचन जी, प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि ये उत्तर भारत का लॉजिस्टिक गेटवे ऑफ इंडिया होगा। ये जो एयरपोर्ट है, इससे एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के विकास की जो परिकल्पना आपकी पार्टी ने देखी है, देश की पार्टी ने देखी है, वो पूरी हो पाएगी इसके माध्यम से? जी बेशक, जरूर, क्योंकि जहां पर भी कोई नया काम आता है, हमारे यूपी में नया काम आया है, जो भी काम नए हो रहे हैं उससे रोजगार के साधन बनते ही बनते हैं। अगर एयरपोर्ट बन रहा है तो उसमें भी रोजगार बनने वाले हैं, अगर एक्सप्रेस वे बन रहा है तो उसमें भी रोजगार मिलता है और लोगों को बहुत सारी योजनाओं को पूरा करने के लिए एक माध्यम बनता है। और मैं बता दूं, जैसा कि हमारी सरकार का तो वादा ही होता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से, तो हमारी सरकार हर क्षेत्र में सभी के विकास का प्रयास कर रही है। चाहे वो किसानों की बात करें, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, एक्सप्रेस वे की बात करें, अस्पतालों की बात करें, आवास की बात करें, अनाज की बात करें, क्या नहीं कर रही है हमारी सरकार? इसीलिए तो ये सब लोग बौखला रहे हैं। बात ये है ना संजीव जी,
मैं लेकिन बताऊं कंचन जी आपको, सवाल बात लीजिए, ये कंचन है जी कि सवाल, जनता कंचन जी, अब योगी जी और कंचन जी मोदी जी के सवाल नाम गा रहे पूछना हैं, हमारी इसलिए ये जिम्मेदारी सब है। विपक्ष वाले बहुत परेशान कंचन जी हो रहे हैं सवाल कि तो अब ये लीजिए। हो क्या अरे रहा है, भाई, हम लोगों का अरे तो भाई पूरा कंचन क्षेत्र जी, ही साफ हुआ जा रहा है। कंचन जी, रामचरितमानस में कंचन जी, चौपाई है, रघुपति चरित देख पुरवासी, पुण्य पुण्य कंचन जी करे सवाल तो धन लीजिए। सुखी आप राशि। नॉन स्टॉप अब बोलते जनता जाएंगे को तो उज्ज्वल कैसे दिख डिबेट नहीं रहा होगी? है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ ही हो गया अरे है। आप अब बेचारे अखिलेश जी सोच रहे रामायण आप जो भी पढ़ रही काम है, करा नहीं, बताइए। है, काश ये मैंने जिस कौन किया सा पार्टी होता रट्टा की तो मार के मेरा आई हेल्थ हैं भी का आप? ऐसा नहीं सिद्धांत यही होता। है। इसलिए बेचारे कौन सा मोदी रट्टा जहाँ मार पे लिया जो भी आपने? काम होता है वो अरे कहते हैं कंचन जी मैंने सवाल तो लेंगे ना। ये तो सपना मैंने अरे देखा सवाल था। कंचन जी, कंचन जी कंचन जी, तो कर ही नहीं सकते आप इनसे। कंचन जी क्या आपके पास ऐसा कोई डाटा है? कंचन जी, कंचन जी आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट कराई। अरे कंचन जी आप सवाल नहीं लेती हैं, बताइए क्या आपकी सरकार के पास, आपके पास ऐसा कोई डाटा है? इन्वेस्टर समिट के बाद कितने उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आए, कितने करोड़ के एमओयू साइन हुए और वो धरातल पर है? ऐसा कोई इस प्रकार का कोई डाटा है कि एयरपोर्ट बनने से व्यापार तो बढ़ेगा ही, लेकिन आपकी सरकार के जो पहले जो प्रयास थे, इन्वेस्टर समिट बहुत बड़े स्तर पर आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश में, उसके बाद कितना व्यापार आया, इस तरीके का कोई डाटा आपके पास है? जी, अरे व्यापार तो बनता ही है ना संजीव जी, कहाँ पर रुकेगा? जब जो काम हो रहे हैं उसपे तो व्यापार का काम होता ही है, सबके रोजगार का काम होता है, व्यापार का काम होता है, सभी को काम मिलता है। और मैं आपसे एक बात और कहूँ, मैं जवाब देना चाहती हूँ, बहुत खरे खरे सवाल पूछे थे मुझसे, तो मुझे जवाब देना बहुत जरूरी है। बेटी की बात कर रहे थे हमारे सपा वाले जो आपके पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, और बेचने की बात कर रहे थे। मैं बेचने पे बता दूं तो इनसे जरा पूछिएगा, आप इनसे भी थोड़ा सवाल कर लीजिए कि ये जो पहले जो चीनी मिलें बेची गई थी, 21 चीनी मिलें बेची गई थी उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार में, और सपा सरकार को भी मिला दूं, तो वो क्यों बेची गई थी? हाँ बिल्कुल, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल हम जवाब लेते हैं। हमारे पास आलोक है। आलोक जी, आलोक जी से पूछे चीनी मिलें क्यों बेची गई, और एक किसानों की बड़ी बात कर रहे हैं, आरएलडी से मिलकर किसानों की जाटों की बात कर रहे हैं। जवाब तो लीजिए आप, कंचन जवाब तो लीजिए। आलोक जी कंटिन्यू। जी संजीव जी, कंचन जी धरातल पे नहीं है, आसमान में जेवर एयरपोर्ट के साथ मुझे लगता है प्लेन में ही सफर कर रही हैं। इनके पास कोई भी डाटा क्लियर नहीं है कि कितना कहां पर क्या बेचा गया, क्या हुआ। बात ऐसा नहीं है, बहुत योग का प्रवक्ता है भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत योग का। ये बताइए क्यों बंद की मिले? जो मिले थी वो भी बिल्कुल बता रहा हूँ कंचन जी, आप सुनने का मामला नहीं, बिल्कुल बता रहा हूँ। उदारीकरण के बाद देश में विनिवेश हमेशा होता रहा है, लेकिन विनिवेश देश की मूल नेता ही बड़ा कहता हो कि कोई बात नहीं, लड़कों से गलती हो जाती है, फिर आप बेटी की बात करें, बेटी अरे की आप कंचन हमसे जी जवाब तो पूछिए। आने दीजिए, कंचन जी जवाब तो आने दीजिए, आप ही का सवाल है। आपके प्रश्न हो गए, मैं आपको बता, उदारीकरण के बाद देश में विनिवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, लेकिन वो विनिवेश जो था सकारात्मक विनिवेश था, देश के विकास को गति देने के लिए था। जिन फैक्ट्रियों को, जिन कंपनियों को सरकार के द्वारा असहायता हो जाती थी, बड़े लंबे समय तक उनको संचालित करने में परेशानी होती थी, हर सरकार ही करती रही। लेकिन ठीक है राजेश जी, ठीक है आलोक जी, राजेश जी से आगे सवाल। राजेश जी, राजेश जी, राजेश जी, आलोक जी ठीक है, आलोक जी ठीक है। आप रुपया और डॉलर बराबर करने आई थी, आपने सेवा टमाटर बराबर कर दिया। आलोक जी क्या आप सारा समय आपके लेना चाहते हैं? क्या सारा समय आपके लेना चाहते हैं? वो विकास आलोक जी, आपका दिखाई दे रही है। आलोक जी आपकी आवाज म्यूट करानी पड़ेगी। आलोक जी प्लीज, हम राजेश जी के पास चलेंगे। राजेश जी, आज यमुना एक्सप्रेस वे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर भी रख दिया गया, तो क्या आपको लगता है कि ये वाकई में हमारे देश के जो महापुरुष हैं उनको सम्मान देने का मामला है, या फिर उत्तर प्रदेश में 2022 में ब्राह्मणों को साधने का एक और प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए संजीव जी, अटल जी हमारे सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका आदर है। उनके नाम पे अगर किसी सड़क या किसी प्रोजेक्ट का शिलान्यास होता है तो हम उसका खुले हृदय से स्वागत करते हैं। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को सम्मान देने की बात है, भाजपा की सरकार जब आई, आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी क्या स्थिति आप देख रहे हैं, पूरे साल उन्होंने लड़ाई लड़ी। जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है, वोट बैंक के रूप में तो भाजपा देखती ब्राह्मणों को, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो ब्राह्मण दुत्कार दिए जाते हैं। ब्राह्मणों का सम्मान अगर किसी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया तो है, आप दीजिए ना लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को सम्मान। और सुनिए राजेश जी, आप ठीक है, आपके संजीव जी, वक्त जो है वो खत्म हो रहा है। ठीक है राजेश जी, आपने कहा जो बात आरोप लगाया उसका 10 सेकंड में जवाब ले लेते हैं। कंचन जी, कांग्रेस ने ही ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में नेतृत्व किया है। जितने मुख्यमंत्री ब्राह्मणों को बस वोट बैंक समझ लिया आपने, ये आरोप लगाया कांग्रेस की तरफ से राजेश तिवारी ने। 10 सेकंड है आपके पास। आप देखिएगा
शंखनाद हुआ है ब्राह्मणों का। ये ठीक है, राजेश जी, सुन लीजिए, आखिर- अभिमान का नाश करेगा संजीव जी। सम्मान इसको आप होता है देखिए। और वो किस पद पे थे, आप और हम पूरा देश और विश्व जानता है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। जी। और ब्राह्मणों का कैसा सम्मान है नाम ये आप बदलने से जान ही नहीं रहे, होगा। एक ही नाम से ब्राह्मणों का जानना सम्मान जरूरी है, नेतृत्व जैसा कि देने से आपने होगा अभी अटल और जी का नाम ब्राह्मणों को लिया। तो नेतृत्व मैं सिर्फ कांग्रेस चलिए का ठीक है, मेरे पास उत्तर वक्त प्रदेश में वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। इस डिबेट को यहीं विराम देना पड़ेगा। संजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस डिबेट को आगे बढ़ाया। कंचन द्विवेदी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक कुमार प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेश तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया है। हालांकि विपक्ष इसे कहीं ना कहीं सियासत से जोड़ रहा है और ये कह रहा है कि इस पूरे मसले को, इस पूरे एयरपोर्ट का शिलान्यास इस वक्त इसलिए किया गया क्योंकि चुनाव नजदीक है। वहीं इसके नाम को लेकर भी सियासत हो रही, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि वोट बैंक की राजनीति, ब्राह्मणों को साधने की राजनीति बीजेपी कर रही है। आज इस बड़ा मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।